हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर होने जा रहा है, रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। जो लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से आप लोग चीज़ों को अलग अलग करके न पढ़ें, उनको एक साथ पढ़ने का प्रयास करें। जैसे अब तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनमें मैं आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से सब चीज़ें समझा रहा हूँ कि कौन से एज में कौन कौन से किंग्स हुए और उनके कौन कौन से वर्क्स जो हैं उस टाइम पे लिखे गए थे। तो इन सब चीज़ों को हमें एक साथ करके पढ़ना चाहिए, लेकिन इनको अलग अलग करके पढ़ना चाहिए। जैसे शुरू से लेकर के और लास्ट तक क्रोनोलॉजी का अगर आप एक नोट्स बना लें अपने रजिस्टर में कि पहले कौन सा किंग था, उसके बाद कौन सा और फिर कौन सा, तो इस तरह से पूरा जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो आपके माइंड में रहेगा। अब जैसे इस वीडियो लेक्चर की हम बात करें तो जो रेनेसां का वीडियो लेक्चर है इसमें मैं आपको विशेष रूप से और 5 जो मेन टॉपिक्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी हम बात करेंगे, जिनमें रेनेसां है, रिफॉर्मेशन है, प्रोटेस्टेंटिज्म है, ह्यूमनिज्म है और कैल्विनिज्म है। अब इनको अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे तो शायद इनमें बहुत सारे कंसेप्ट अपने क्लियर नहीं होंगे, लेकिन ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं। तो अब इन सब चीजों का और आज हम इनके बारे में बात करने जा रहे हैं और इनके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और ये आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं इसको भी हम समझेंगे। रेनेसां की हम बात करते हैं। रेनेसां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है लिटरेरी हिस्ट्री में, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। रेनेसां एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ, यानी पुनर्जन्म, या इसे रिवाइवल ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, यानी ज्ञान का पुनर्जागरण या नवीनीकरण। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ह्यूमन हिस्ट्री को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: ओल्ड एज, मेडिवल एज और मॉडर्न एज। तो यहाँ पे जो ओल्ड एज है उसमें ये माना जाता है कि जो लर्निंग थी, जो नॉलेज था वो काफी विस्तृत था। मेडिवल एज में, जिसे डार्क एज के नाम से जाना जाता है, 5th सेंचुरी से लेकर के और 14th सेंचुरी तक का जो टाइम है उस मेडिवल एज को डार्क एज इसलिए कहा जाता है कि उस समय पे कोई विशेष साइंटिफिक या कल्चरल या किसी भी तरह का और इन्वेंशन जो है वो इंसान ने नहीं किया था, तो इसलिए इस एज को डार्क एज कहा जाता है। इसके बाद में जो रीबर्थ हुआ नॉलेज का, यानी रेनेसां के टाइम पे जो ज्ञान है उसका पुनर्जागरण हुआ, यानी कुछ नया नहीं था बल्कि पुराना जो था, जो ओल्ड एज का था, उसी को और रिवाइव किया गया। तो इसीलिए इसको रेनेसां कहा जाता है। ये एक फ्रेंच टर्म है और इसका मतलब होता है रीबर्थ। तो आज हम बात करेंगे रेनेसां के बारे में और रेनेसां का प्रभाव जो है वो इंग्लैंड में कैसे आया, क्योंकि रेनेसां की शुरुआत इटली में हुई थी। 14th सेंचुरी में रेनेसां शुरू हो गया था इटली में। इंग्लैंड में ये काफी समय के बाद पहुंचा था, 15th सेंचुरी के लास्ट में आया था और 16th सेंचुरी की शुरुआत में और एलिजाबेथन एज में इसकी फुल फ्लावरिंग हुई थी। तो जो इटली में जो रेनेसां था वो मेनली एक तरह से एक आंदोलन था, हम कह सकते हैं, जो सुधार करने के लिए लिटरेचर में, आर्ट में, स्कल्पचर में, पेंटिंग में, ड्राइंग में, इन सभी चीजों में उसका प्रभाव था। लेकिन इंग्लैंड में आकर के विशेष रूप से इसका प्रभाव हमें दिखाई देता है लिटरेचर पे। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ये टर्म्स जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं रेनेसां की। रेनेसां की शुरुआत कैसे हुई? रेनेसां एक फ्रेंच वर्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसका मतलब है रीबर्थ, रीअवेकनिंग और रिवाइवल। रेनेसां जो है इसमें क्लासिकल जो लिटरेचर था, जो अरिस्टोटल, प्लेटो और लॉन्जाइनस, ये जो राइटर्स थे, इनके लिटरेचर को और माइथोलॉजी को इसकी दोबारा शुरुआत से इसको पढ़ा गया था। तो ये एक तरह से इनको फिर से रिवाइव किया गया था। इट बिगेन इन इटली, इसकी शुरुआत जो है ये इटली में हुई थी 14th सेंचुरी में। और पेट्रार्क जो है उनको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है और पेट्रार्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है रेनेसां में। इसमें एक मेडिकी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान था। मेडिकी फैमिली जो है वो इटली की रॉयल फैमिली थी
और इन्होंने जो इस समय के पेंटर्स थे और जो राइटर्स थे उनके पैटर्न के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई, तो इनका बहुत बड़ा योगदान इसमें माना जाता है। और 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल के बाद और इसकी जो गति है वो बढ़ी, और प्रिंटिंग प्रेस जो जर्मनी में बनी थी 1450 में, और साइंटिफिक इन्वेंशन जो हुए थे उन सब का मिला जुला योगदान जो है वो रेनेसां में रहा। और एलिजाबेथ के एज में इसका प्रभाव इंग्लैंड में आया। क्या जो कारण थे जिनके कारण से हम मिडिल एजेस को डार्क एज कहते हैं, क्योंकि मिडिल एज जो था वो पूरी तरह से लिमिटेड था, और इट वाज लिमिटेड स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, जियोग्राफिकली, हर सेंस में हम देखें तो ये एक तरह से सीमित था, लिमिटेड था। जियोग्राफिकली हम बात करें तो जो बाउंड्रीज थी वो लिमिटेड थी। एस्ट्रोनॉमिकली अगर हम बात करें तो टॉलमी का जो सिस्टम था ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, जिसमें ये माना जाता था कि अर्थ जो है वो सेंटर है पूरे ब्रह्मांड का, तो ये सिस्टम जो था ये प्रचलन में था। और इंटेलेक्चुअली लिमिटेड इसलिए था ह्यूमन बीइंग क्योंकि बुक्स प्रिंट नहीं होती थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। रेनेसां की शुरुआत जो है वो किस तरह से हुई? रेनेसां और रिवाइवल जो है उसका मतलब है कि जो ग्रीक लिटरेचर है उसको दोबारा से पढ़ा जाने लग गया, और ग्रीक और रोमन कल्चर जो है उसमें लोगों का इंटरेस्ट जो है वो फिर से पैदा हुआ। सबसे पहला कारण जो था रेनेसां का वो यही था कि ग्रीक लिटरेचर और जो पुराने लिटरेचर हैं उनमें लोगों का इंटरेस्ट फिर से पैदा हुआ। इसके कई कारण थे कि जब जो इटली के और दूसरे देशों के जो लोग हैं उनका संपर्क जब विदेशी देशों से बढ़ा, तो उन्होंने देखा कि जैसे अरब देशों के लोग हैं वो अपने पुराने लिटरेचर पे और कल्चर पे बहुत गर्व महसूस करते थे, तो उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने सोचा कि हमारा जो पुराना कल्चर है, लिटरेचर है, स्कल्पचर है, मूर्तिकला है, वो भी बड़ा महान है। तो उन्होंने उससे प्रभावित होकर के और फिर से उनको पढ़ना शुरू किया, और इस तरह से जो उनका इंटरेस्ट है वो इसमें बढ़ा, और फिर से ज्ञान का पुनर्जागरण हुआ, एंशिएंट लर्निंग का रिवाइवल हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि जो इटली में और रेनेसां की शुरुआत जो है वो हुई। इटली के बहुत सारे शहर हैं, उनमें फ्लोरेंस नाम का एक शहर है जिसे हम रेनेसां का केंद्र कह सकते हैं, और पेट्रार्क है, बोकेशियो है, ये जो राइटर्स हैं इनको हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो फिगर्स हैं रेनेसां के वो हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ी जो इंपॉर्टेंट इवेंट घटित हुआ वो था 1453 में, जो कॉन्स्टेंटिनोपल है जिसे हिंदी में कहते हैं कुस्तुनतुनिया, और जिसका पुराना नाम है बाइजेंटियम। कुस्तुनतुनिया पे और टर्की के लोगों ने हमला कर दिया, और वहां पर हमला होने के कारण वहां के जो भी स्कॉलर्स थे, वहां पे जो विद्वान थे वो अपने वहां से और निकल गए, लेकिन वो अपने साथ मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर के आए। जो पुराने राइटर्स थे उनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो अपने साथ लेकर के आए, और वो वहां से और इटली में चले गए। तो इटली में जो पुराना लिटरेचर उनका था उससे वहां के जो लोग थे, जो राइटर्स थे, जो पेंटर्स थे, जो स्कल्पचर्स थे, उनका और वो उससे बहुत प्रभावित हुए और उनको उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहा वो था इन्वेंटिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है 1450 में, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इससे किताबें जो है वो मल्टीप्लाई हो गई, बुक्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट साइंटिफिक रिवाइवल जो है वो भी एक बहुत मेजर फैक्टर है, क्योंकि इस समय तक बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे, लोगों के दिमाग में ये था कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, वही ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन बाद में जब गैलीलियो ने और कोपरनिकस ने अर्थ की शेप को रीडिस्कवर किया और उन्होंने ये बताया कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है और बाकी प्लैनेट्स भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से लोगों के जो कंसेप्शन थे, मिसकंसेप्शंस जो थे वो दूर हुए। नेक्स्ट रोल रहा रेनेसां में डिस्कवरीज का। इन द लास्ट डेकेड ऑफ 15th सेंचुरी, in 1492 Columbus reached America and Vasco da Gama reached India. वास्को डी गामा जब इंडिया आए थे तो एक बात आप ध्यान रखें, बीच में वो केप ऑफ गुड होप नाम की जगह पे भी वो रुके थे अफ्रीका में।
तो इन नए स्थानों की डिस्कवरी होने से और जो पुराने समय पे जो बाउंड्रीज थी नेशंस की वो लिमिटेड थी, नैरो थी, तो वो थोड़ी विस्तृत हुई और लोगों का दूसरे देशों के कल्चर से और ट्रेड से उनसे संपर्क जो है वो बढ़ा। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल जो है वो है ह्यूमनिज्म का। जो एंशिएंट ग्रीक और रोमन लिटरेचर है उसके अध्ययन को ह्यूमनिज्म कहा जाता है। ह्यूमनिज्म का मतलब ये है, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, ह्यूमन यानी ह्यूमन बीइंग जो है वो ज्यादा महत्व रखता है, बजाय कि जो चर्च है या जो डिवाइन और पावर्स हैं उनके बजाय ह्यूमन बीइंग ही इस यूनिवर्स का सेंटर है। और इससे शुरुआत हुई थी इस फिलॉसफी की जिसे हम कहते हैं ह्यूमनिज्म। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि रेनेसां जो है वो इंग्लैंड में कैसे आया। इंग्लैंड में रेनेसां जो है वो लगभग हेनरी 7 जो 1485 में किंग बने थे उनके साथ हम कह सकते हैं कि रेनेसां की शुरुआत वहां पे हो गई थी। इसके काफी कारण थे। इटली और बाकी सारे देश रेनेसां से प्रभावित हो चुके थे, लेकिन इंग्लैंड में 1485 के बाद ये आया। इसके क्या कारण थे? मुख्य कारण यही था कि जब हेनरी 7 किंग बने तो उनके राजा बनने के बाद वहां पे स्ट्रॉन्ग मोनार्की एस्टेब्लिश हुई। उससे पहले इंग्लैंड का शासन जो था वो इतना मजबूत नहीं था, तो लोगों में एक अस्थिरता का भाव हुआ करता था, तो वो थोड़ा कम हुआ उसके कारण से, और इंग्लैंड में रेनेसां की शुरुआत हो पाई। एंड ऑफ आइसोलेशन, इंग्लैंड जो कि बाकी दूसरे देशों से अलग थलग हो गया था, कट चुका था, उसमें जब हेनरी 8 1509 में और जब राजा बने तो उन्होंने दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संपर्क जो है वो बढ़ाए। ही इंक्रीज द ट्रेड विद अदर कंट्रीज, और साथ ही साथ ही वाज अ पर्सन हु वाज डीपली इन लव विद प्लेजर, लर्निंग एंड लिटरेचर। ही वाज आल्सो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट एंड ही फाउंडेड न्यू कॉलेजेस एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। तो उन्होंने कला को बढ़ावा दिया और शिक्षा को बढ़ावा दिया। इस कारण से भी इंग्लैंड में रेनेसां जो है उसका प्रभाव बढ़ा। क्लासिकल स्कॉलर्स जो हैं उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है इंग्लैंड में रेनेसां को लाने में। एट द एंड ऑफ द 15th century सम यंग इंग्लिशमैन वर अट्रैक्टेड टू इटली, क्योंकि इटली उस समय पे ज्ञान का केंद्र था। वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लीडर ऑफ द यूरोप था उस टाइम पे। तो उस समय पे दो स्कॉलर्स थे, उनका नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, थॉमस लिनेकर और विलियम ग्रोसन। ये दोनों जो स्कॉलर्स हैं ये इंग्लैंड से इटली गए, और जब इटली से वापस आए 1498 में इंग्लैंड, तो इन्होंने वहां पे आकर के और ऑक्सफोर्ड में ग्रीक स्टडी का और एक सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश किया। तो ये एक बहुत बड़ा इनका योगदान हम कह सकते हैं। दो फिगर्स और हैं जिनका हमें इसमें जिक्र करना चाहिए, इरेस्मस का और जॉन कॉलेट का। जॉन कॉलेट जो हैं उन्होंने और इंग्लैंड में पब्लिक स्कूल्स जो हैं उनकी शुरुआत की थी, और उन्होंने शिक्षा के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इरेस्मस जो हैं उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ने के लिए वो आए थे। इंग्लैंड में क्योंकि वो थोड़े फाइनेंशियली पुअर थे, तो वो ग्रीस या इटली पढ़ने के लिए नहीं जा सकते थे, तो वो इंग्लैंड आए और उन्होंने ये कहा कि पढ़ने के लिए अब इंग्लैंड से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और उनके फ्रेंड जो थे जॉन कॉलेट थे और टॉमस मूर थे। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ये रेनेसां के प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। सेंट पॉल स्कूल वाज फाउंडेड इन 1504। 1504 में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना हुई, जो कि लैटिन और ग्रीक को सिखाने के लिए एक स्कूल थी। विलियम लिली ने एक लैटिन ग्रामर लिखी जिसे इटन लैटिन ग्रामर भी कहा जाता है। इसके अलावा रोजर एस्केम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ये कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो फॉरेन वर्ड्स हैं, जो आर्केइक वर्ड्स हैं, पुराने जो शब्द हैं, उनको हटा दिया जाना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने इंग्लिश की सिंप्लिसिटी पर जोर दिया और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो इंग्लैंड के रेनेसां में है वो है कैक्सटन। कैक्सटन को हम जानते हैं कि उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस की थी और 1476 में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश की थी। तो उसके बाद जो बुक्स हैं वो बड़ी संख्या में उपलब्ध होने लग गई। इसके बाद जो नेक्स्ट है रिफॉर्मेशन और ह्यूमनिज्म। रिफॉर्मेशन को हम एक तरह से कह सकते हैं धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन जो है उसमें चर्च में व्याप्त बुराइयों और जो पोप की एकाधिकार की प्रवृत्ति थी उसके खिलाफ ये आंदोलन था और इसके लीडर थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर किंग जो है उन्होंने और 1517 में और पोप के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया था और उन्होंने ये कहा था कि पोप जो है वो सर्वोपरि नहीं है, बाइबल जो है वो सर्वोपरि है। लेकिन इंग्लैंड में आकर के ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ धर्म सुधार आंदोलन नहीं रहा बल्कि ये सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस रेवोल्यूशन बन गया। इसके कई कारण थे। उनमें सबसे पहला कारण है कि इंग्लैंड के जो राजा थे हेनरी VIII, उनका पोप से झगड़ा हो गया था और उनका झगड़ा होने का कारण ये था कि वो क्वीन कैथरीन जो है, जो उनकी पत्नी थी, उन्हें वो डिवोर्स देना चाहते थे, उनसे तलाक लेना चाहते थे क्योंकि उनके कोई मेल एयर संतान नहीं थी। तो लेकिन क्योंकि कैथरीन जो है वो चार्ल्स V स्पेन के राजा थे, उनकी क्लोज रिलेटिव थी, तो उनके दबाव में पोप ने हेनरी को डिवोर्स देने से इनकार कर दिया और इस वजह से पोप और राजा के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ गई और पोप ने उन्हें ट्रायल के लिए बुलाया चर्च में, लेकिन राजा ने ट्रायल के लिए जाने से भी इनकार कर दिया और हेनरी VIII ने कैथरीन को अपनी कोर्ट से बेनिश कर दिया और एन बोलेन से शादी कर ली 1533 में। तो राजा और पोप के बीच में इस वजह से और ये लड़ाई हुई थी। दूसरी जो चीज है वो है मार्टिन लूथर की जो शिक्षा थी, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उन्होंने बहुत प्रभाव डाला इंग्लैंड पर भी। शुरुआत में हेनरी VIII जो है उन्होंने पोप का सपोर्ट किया था जब मार्टिन लूथर जो है वो पोप के खिलाफ थे, लेकिन बाद में राजा जो है वो पोप के खिलाफ हो गए और इस तरह से रिफॉर्मेशन जो है उसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई। इसका मुख्य कारण ये भी था कि इंग्लैंड में भी चर्च और मोनेस्ट्रीज जो हैं, मठों में, उनमें करप्शन जो है वो बढ़ गया था। 1529 में 1529 में एक पार्लियामेंट हुई और उस पार्लियामेंट में जो क्रोमवेल है उनको और लॉर्ड चांसलर बना दिया गया और क्रोमवेल जो है उन्होंने राजा को ही सारे अधिकार देने का समर्थन किया। तो इस तरह से जो मोनेस्ट्रीज हैं उन पे राजा का अधिकार हो गया और राजा जो है वही पोप की जगह और चर्च के सर्वे सर्वा या हम कह सकते हैं सुप्रीम जो है हेड वो बन गए। एक कारण इसमें ह्यूमनिज्म का भी रहा। ह्यूमनिज्म जो शुरू हुआ था 14th सेंचुरी में, वो इटली में शुरू हुआ था, लेकिन ह्यूमनिज्म जो है वो उसका प्रभाव धीरे धीरे और लिटरेचर पे, साइंस पे, आर्ट्स पे, सभी चीजों पे, एजुकेशन पे पढ़ने लग गया। और इंग्लिश ह्यूमनिस्ट्स जो थे, यानी इंग्लैंड में जो ह्यूमनिस्ट थे उनमें जैसे टॉमस मूर हैं, सर वाइट हैं और सरे हैं, इन लोगों ने क्रोमवेल का विरोध किया। इन्होंने कहा कि राजा को सारी शक्तियां नहीं दी जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि राजा जो है वो इस चीज को पसंद नहीं करते थे कि कोई उनका विरोध करे, तो सर टॉमस मूर को बीहेड कर दिया गया, उनका सर कलम कर दिया गया। और प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो भी इस समय पे और बहुत महत्वपूर्ण रोल इसका रहा है। प्रोटेस्टेंटिज्म जो है उसका अर्थ है प्रोटेस्ट करना यानी विरोध करना। तो मार्टिन लूथर किंग जो है उन्होंने जब विरोध किया तो उनके जो फॉलोवर्स थे जिन्होंने चर्च का और पोप का विरोध किया था, उनको फिर बाद में प्रोटेस्टेंट्स के नाम से जानने लग गए थे और इसका प्रभाव फिर इंग्लैंड में भी आ गया। और कुछ लोग जो थे वो धीरे धीरे प्रोटेस्टेंटिज्म को छोड़कर, और एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था कैल्विन, और कैल्विन की तरफ वो लोग जाने लग गए जो फ्रांस के थे। तो कैल्विन से जो प्रभावित थे उनको हम कैल्विनिस्ट के नाम से जानते हैं और यही कैल्विनिस्ट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इस एज में जो राइटर्स में उनकी, जो इस एज के प्रोज राइटर्स हैं वो ज्यादातर वही हैं जो रिफॉर्मर्स हैं, जिन्हें हम रिफॉर्मर्स कह सकते हैं या रिफॉर्मिस्ट राइटर्स कह सकते हैं।
इनमें सबसे पहला नाम है इरेस्मस का। इरेस्मस जो है उन्होंने एक बुक लिखी है प्रेज ऑफ फोली, जो 1511 में पब्लिश हुई थी, और इट इज अ सटायर ऑन द विकेडनेस, फोली एंड करप्शन इन ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो करप्शन जो सोसाइटी में है उसके खिलाफ इन्होंने इसमें लिखा है। सर टॉमस मूर जो 1478 में जिनका बर्थ हुआ था, इन्होंने यूटोपिया नाम से एक बुक लिखी है, और यूटोपिया फॉर द किंगडम ऑफ नोवेयर, इसका जो फुल नेम है द किंगडम ऑफ नोवेयर। तो ये बुक उन्होंने लैटिन में लिखी थी 1515 में, लेकिन 1551 में राल्फ रॉबिन्सन नाम के राइटर ने इसका ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में किया है। दिस वर्क हैज बीन प्लेस्ड एज द फर्स्ट मोन्यूमेंट ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म, और इसको द मास्टरपीस ऑफ इंग्लिश ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है, और इसी को द ट्रू प्रोलॉग टू द रेनेसां भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, द ट्रू प्रोलॉग टू द रेनेसां किसे कहा जाता है? बुक, द नेम ऑफ द बुक इज यूटोपिया। तो सर टॉमस मूर के बाद रोजर एस्कम जो है 1515 से लेकर 1568 तक इनका लाइफ टाइम रहा है। ये प्रिंसेस एलिजाबेथ के ट्यूटर भी थे और लैटिन सेक्रेटरी थे ये क्वीन मैरी के। इन्होंने एक बुक लिखी है द स्कूल मास्टर, जिसमें इन्होंने टीचर्स को, जो टीचर्स हैं उनको लैटिन पढ़ाने के बारे में एडवाइस इन्होंने दी है। और नेक्स्ट राइटर है विलियम टिंडल। विलियम टिंडल जो है वो कैम्ब्रिज रिफॉर्मर्स में से सबसे महत्वपूर्ण राइटर हैं, और ये मार्टिन लूथर से प्रभावित थे। तो इन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया है, हालांकि इनका ट्रांसलेशन पूरा नहीं हो पाया था, और माइल्स कोवर्डेल ने उनके बाइबल के ट्रांसलेशन को 1525 में पूरा किया है। टॉमस क्रैनर जो है उन्होंने इंग्लिश प्रेयर बुक लिखी है, और इसे 1549 में ऑफिशियल प्रेयर बुक के रूप में मान्यता मिल गई थी। इस एज के जो पोइट्स हैं उनमें सर टॉमस वायट, जो कि हेनरी 8 के कोर्टियर थे, वो 1527 में इटली गए थे। वहां पे वो पेट्रार्क से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने वहां से सोनेट जो है वो इंग्लैंड में लेकर के आए। सोनेट वर्ड जो है वो सोनेटो से बना है, जिसका मतलब होता है साउंड। सोनेट एक 14 लाइन की पोइम होती है, जिसे दो भागों में बांटा जाता है, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइंस हैं और सेस्टेट में 6 लाइंस होती हैं। तो उन्होंने पेट्रार्क के उस पैटर्न को ही फॉलो किया है। इसके अलावा उन्होंने इंग्लिश में टर्जा रिमा जो 12 लाइंस का स्टैंजा है, और ओटावा रिमा जिसमें 8 लाइंस होती हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट राइटर है अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे वाज अ डिसाइपल ऑफ टॉमस वायट। वो वायट के शिष्य थे। उन्होंने हॉरेस और वर्जिल का ट्रांसलेशन ब्लैंक वर्स में किया है, और वो पहले राइटर थे इंग्लिश में ब्लैंक वर्स लिखने वाले। उन्होंने जो सोनेट्स लिखे हैं वो लेडी एलिजाबेथ फिtzgerald के लिए लव पोएम्स के रूप में उन्होंने सोनेट्स लिखे हैं। उन्होंने सोनेट में थोड़ा चेंज किया है, उन्होंने सोनेट्स को 2 की जगह 4 भागों में बांटा है। जो शुरुआत के 3 स्टैंजा हैं वो क्वार्टरेंस हैं, जिनमें 4-4 लाइनें होती हैं, और बाद में जो लास्ट 2 लाइंस हैं वो कपलेट कही जाती हैं। इसी को हमने बाद में शेक्सपियरियन सोनेट कहा है। वाइट और सरे की डेथ कम उम्र में हो गई थी, और उनकी जो पोइम्स हैं वो 1458 में टोटेल्स मिसलेनी नाम की बुक में पब्लिश हुई हैं। इसके अलावा टॉमस सैकविल जो हैं उन्होंने इंग्लैंड के लिए फर्स्ट क्लासिकल ट्रेजेडी लिखी थी, और उन्होंने एक पोइम लिखी है इंडक्शन और इंट्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ।